हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। और आज जो है तुम लोग जो भी क्वेश्चन पूछे हो उसका मैं जवाब दूंगा। ये लेक्चर 10 है, ठीक ना। ये 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर 10 है। देखो इसमें एक लिमिट है ना कि हमको एक बहुत बड़ा टाइम का नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का कोई वीडियो बना नहीं सकते हैं। तो और चूँकि रेगुलर बेसिस पे ही लगभग जा रहा है, इसलिए ये मत सोचना चूँकि इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा टाइम टेकिंग पोर्शन भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तुमको हर टाइप के प्रॉब्लम को बताएं। तो देखो आज मैंने लिस्ट बनाया है। ये जो लिस्ट है देख लो, लिस्ट में पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, उसमें जो है ये 4 क्वेश्चन तुम लोग पूछे। इसके अलावे जो है एससी वर्मा में जो क्वेश्चन तुम लोग पूछे हो, इन क्वेश्चन को मैंने लिस्ट बनाया। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई क्वेश्चन होगा तो तुम बताना, टोटल क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और याद रखना, वीडियो के एंड में जो है ना, अगर तुम्हारे पास बुक नहीं हो तो हम लोग पेज भी दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज देते हैं। तो नहीं हो तो अगर लिंक तक नहीं जाना चाहते हो तो पेज को भी अपना पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन तो आ जाएगा कम से कम, है ना। और अभी जो है जिन लोगों को भी लिंक मिला है तो उन लोगों के देखो, हम लोगों के पास जो है ना, चूँकि ये बहुत जल्दी में सारे अरेंजमेंट करने पड़े, पहले से चूँकि हम लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन के थ्रू मिलेंगे, इसलिए बहुत स्ट्रैटेजी बना करके हम लोग इसमें नहीं आए थे। इसलिए तुम लोगों को अभी पिछले साल के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स रहे हैं, अब उन लोगों में हो सके उनके कॉपी में थोड़ा बहुत एरर भी हो तो उसके लिए तो क्षमा करना, है ना। और वो हम तुम्हारे लिंकेज पर भेज देंगे जिससे तुमको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। पिछले साल के ही स्टूडेंट के ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, तुम अपने लिंक पे देख लेना और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो वगैरह वगैरह हो तो तुम थोड़ा उसको सुधार लेना, क्योंकि वो हम लोग के इंस्टीट्यूट का प्रॉपर मटेरियल नहीं है, बल्कि अपने ही किसी स्टूडेंट का ले करके वो भेजा गया है ना। और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करना, जो बच्चे मान लो यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी मदद करना, ठीक ना। हम लोग एक दूसरे के मदद करके ही अपने देश का विकास कर सकते हैं, इसको हमेशा ख्याल रखना। अब चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग, अब कोई स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन में भाई तुमको दिक्कत क्या हुआ। देखो ऐसे तुम पूछ दिए हो तो मैं जवाब दे दे रहा हूँ। कह रहा है क्या है कि 2 ठो पॉइंट चार्ज है, दोनों का वैल्यू दे दिया है 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ये है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे दिया। अब चलो सेपरेशन दे दिया है 30 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है तुमसे फोर्स कितना हो। बहुत सिंपल है, Q1 × Q2/r²। कह दिया है एयर में रखा हुआ, ठीक है। तो K का वैल्यू एयर के लिए क्या होता है 9 × 10⁹, तो ये हो गया 9 × 10⁹। Q1 हो गया 2 × 10⁻⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई r²। r कितना है जी, तो r देखो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लो। कैसे बदलोगे, है ना, 30/100 कर दो या 10⁻⁻² कर दो, यानी कि 30 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर हो गया। देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये इसमें टाइम जाया होगा। हाँ ज़रूर एक बात तुमको बता दे रहे हैं जो इस बुक में नहीं है, लेकिन मान लो अगर तुमसे पूछा जाता इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्सन between the two charges if they are
प्लेस्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मान लो जो पहला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को बनाओ, लेकिन ये वाटर में रखा हुआ और वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो दिया हुआ है ना। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, जिसको तुम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हो, वो अप्रॉक्सीमेटली वाटर के लिए 80 होता है ना। सेकेंड लेक्चर में तुम पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी, तो और इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तब इसी प्रॉब्लम को तुम कैसे बनाते, ये तुम्हारे बुक में क्वेश्चन तो नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, याद होगा तुमको, के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब वैक्यूम रहता है। लेकिन वैक्यूम के अलावे जब कोई दूसरा मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2/r², ठीक ना। ये जो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं वाटर में निकाल रहे हैं, जबकि ये जो हम लोग फोर्स निकाले हैं किस मीडियम में निकाले हैं, एयर में निकाले, है ना। यहाँ भी कंप्लीट फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, वाटर में हम लोग फोर्स देख लो। जो फोर्स वहाँ आया है बस एक नया टर्म है, इसी को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। नहीं, देख लो तो वही ना बात हुआ, 9 इंटू 10⁹ Q1 मालूम, Q2 मालूम, R मालूम, बस एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो। मतलब कि जो एयर में फोर्स आया है ना, एयर में जितना फोर्स आया है एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे तो वाटर में फोर्स निकल जाएगा क्या, है ना। तो चलो अब ये जो है इसका तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था, एक बात तुमको ये बता दिए कि अब मीडियम भी चेंज किया जाए तो तुम कैसे काम करोगे। चलो इसको लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम नंबर 1.8। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। देखो वैक्यूम बोले या एयर बोले, के का वैल्यू वही के वही रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चार्ज जो है QA जिस 3 माइक्रोकूलम है और QB जो है वो -3 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर। कह रहा दोनों का ठीक जो मिडिल पॉइंट, यानी यहाँ से जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है, मान लो इसको हम R बोल दे रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो जाहिर है यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ा सोचो, तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बतलाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है, याद करो। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, याद है क्या। उसका डायरेक्शन देखने का क्या रूल है कि जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, और जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो चलो जी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर लो। सोचो ये QA पॉजिटिव है तो QA क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और QB निगेटिव है ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बोलोगे ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, A रिपेल कर रहा है इधर, अब B इधर ही अट्रैक्ट कर रहा। देख लो दोनों का डायरेक्शन सेम है,
दो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनडायरेक्टली फोर्स जैसा ही ना होता, फोर्स पर यूनिट चार्ज यही ना बोलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, इस पॉइंट को ओ बोले हैं। तो देखो तो बोलोगे ना कि जो ई का मैग्नीट्यूड है और जो ई बी का मैग्नीट्यूड है दोनों को ऐड कर दो। अब दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा, एक 10 न्यूटन एक 5 न्यूटन, तो नेट 15 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ भी काम करना है। तो देखो क्या बोलेंगे, ए के कारण बोले तो के क्यू ए बाई आर ए स्क्वायर, के क्यू बी बाई आर ए स्क्वायर। जाहिर है क्यू ए और क्यू बी लिखना तो मुझे मैग्नीट्यूड ही है, माइनस था इसीलिए तो डायरेक्शन इधर हो गया। तो क्यू ए और क्यू बी इक्वल है, आर भी इक्वल है, तब तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि बस जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा। दोनों को हम लोगों को एक मतलब एक लिखो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो चलो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 9 × 10⁻⁹। क्यू ए कितना 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 स्क्वायर। और सेम यही बात लिखेंगे इसके लिए भी 9 × 10⁻⁹ 3 माइक्रोकूलम। अब तुम कहोगे यहाँ तो -3 है, बोलेंगे देखो ये माइनस है तभी तो इधर हो गया डायरेक्शन, अगर ये प्लस होता तो इसका इधर हो जाता, इसका इधर, तो रिजल्टेंट 0 ना हो जाता है ना। तो इसीलिए जब तुम मैग्नीट्यूड का बात करते हो है ना, ये स्केलर फॉर्म में फार्मूला है, तो ये याद रखना, चाहे वो कूलम्ब फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो चार्ज प्लस रहे चाहे माइनस रहे, लिखना प्लस ही है ना। डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर। देख लो इसको ऐसे कर सकते हो, जो टर्म ये है 2 × 9 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁻⁶ 0.1 स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि इसी पॉइंट पे एक निगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻8 कूलम है, उसको रख दिया जा रहा है ना। देखो जी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है क्या कि Q0 जिसका वैल्यू कितना दिए हुए 1.5 × 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड एट O। पूछा जरा बतलाओ इस Q0 पे नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। तो बस क्या दिमाग लगाना है, देखो याद करो पिछले दिन भी पढ़ाए थे कि अगर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो और वहाँ कोई चार्ज को रखोगे तो फोर्स लगता है Q × E। चार्ज प्लस है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा फोर्स उधर होगा, और चार्ज माइनस है तो फोर्स उसके अपोजिट में। तो इतना तो तुमको मालूम है ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, और जो चार्ज हम रखे हैं वो निगेटिव चार्ज बोल दिया। तो ठीक है, निगेटिव चार्ज को अगर रखेंगे इंटेंसिटी इधर है तो फोर्स तो इधर ना लगेगा। बोलो, यानी कि समझ लो, ऐसे भी एक चीज़ माइंड में रखो ना, अगर यहाँ कोई माइनस चार्ज रखोगे तो ये क्यू ए उसको अपने ओर खींचेगा और क्यू बी रिपेल करेगा। बोलो नेट फोर्स इधर हो जाएगा कि नहीं। एक तो ऐसे सोच सकते हो, और दूसरा तुम जानते हो कि F = होता है Q × E। Q अगर माइनस हो तो फोर्स E के क्या होता है अपोजिट। यानी कि मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का निकालना है तो Q0 का वैल्यू रखो, भले चार्ज माइनस है लेकिन मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ना रखते हैं, तो 1.5 × 10⁻⁻8। और E का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
इसको सॉल्व कर लेना है। 2 × 9 × 10 to the power 9, 3 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर, है ना। चलो एक बार फिर से तुमको बतला दे रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है सेंटर पे, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो मेथड जो है ना वो एक ही है। अगर पॉइंट चार्ज के लिए काम कर रहे तो पहले तो वहाँ एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख दो, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव हो, और जिधर फोर्स लगे तो देखो जी इस टेस्ट चार्ज पर इसके कारण मतलब क्यू ए के कारण फोर्स इधर, क्यू बी के कारण भी फोर्स इधर, इसीलिए दोनों का इंटेंसिटी इधर हुआ। इसको चूंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलजेब्रा की तरह ऐड कर दिए। बी पार्ट में क्या है कि जहाँ भी जिस पॉइंट पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से मालूम हो और वहाँ कोई चार्ज को रखोगे बस Q × E कर दो, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा तो डिपेंड करेगा कि जिस चार्ज को रखे वो प्लस है कि अगर ये चार्ज प्लस है तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन, चार्ज माइनस है तो फील्ड के अपोजिट। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों के द्वारा पूछा गया है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.9। कह रहा है सिस्टम हैज 2 चार्जेज, एक का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 × 10 to the power -7 कूलम, ठीक ना, और दूसरे का वैल्यू दिया हुआ है -2.5 × 10 to the power -7 कूलम, लोकेटेड एट ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट दे दिया है कि एक ए पॉइंट पर रखा हुआ है जो 0 0 -15 है। सोचो ध्यान से देखना, मान लो 1 मिनट के लिए ये एक्स एक्सिस, इसको हम जेड बोल दे रहे हैं क्योंकि जेड ही कोऑर्डिनेट का चर्चा है। अब मान लो इधर वाई एक्सिस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चार्ज को रखा गया है 0 0 -15 पे, 0 0 -15 यानी x में 0, y में 0, z में -15, है ना। देखो यही पॉइंट हो गया 0 0 -15 सेंटीमीटर है। अब जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, यूनिट भी लिख दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर। इसके अलावे पॉइंट बी, इसको पॉइंट ए बोला गया, और एक है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 +15 सेंटीमीटर। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 10 to the power -7 कूलम, और यहाँ भी जो चार्ज है उसका भी वैल्यू उतना ही है, बस केवल अंतर क्या चीज़ का है तो वो निगेटिव है, 10 to the power -7। चलो इस चार्ज को हम QA बोल दे रहे हैं, इसको QB बोल दे रहे हैं। चलो कुछ याद करो तो डाइपोल पढ़ा था ना। डाइपोल में क्या पढ़ता था कि 2 पॉइंट चार्ज हो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के कुछ सेपरेशन पे रखेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द टोटल चार्ज, और साथ में पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात अगर टोटल चार्ज का होगा तो टोटल चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रा जैसा ऐड होता है। QA + QB करोगे, एक जितना प्लस है दूसरा उतना माइनस है, टोटल चार्ज 0 हो गया। अब चलो डाइपोल मोमेंट का बात किया गया, याद करो तो डाइपोल मोमेंट किसको बोला जाता है जी? डाइपोल मोमेंट में मतलब है कोई एक चार्ज को लिखो, तो चलो एक चार्ज लिख दिया 2.5 10 to the power -7 कूलम, और बीच का सेपरेशन देखो तो बीच का सेपरेशन कितना, ये 15 है, 30 सेंटीमीटर हुआ क्या, तो 30 सेंटीमीटर यानी 30 डिवाइडेड बाई 100 करो या 10 to the power -2 कर दो, बस कूलम मीटर, ये आंसर हो गया। थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो 30 से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 हो गया, 10 to the power -9
कूलम मीटर, है ना। ये सेंटीमीटर इसको मत पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है, कूलम मीटर, कूलम मीटर, है ना, डाइपोल मोमेंट। चलो तो ये प्रॉब्लम भी बन गया, इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम पूछे हो, और कहो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का तुम जो पूछे हो, अभी तक जितना पढ़े हो उसमें से, जो होमवर्क तुमको शायद 13 तक मिला था उसमें से 1.11 प्रॉब्लम को पूछे। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। मतलब कि ये जो पॉलीथीन पीस है उस पर रब करने के कारण, ऊल के अगेंस्ट जो है रब किया गया तो इतना निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक ना। चार्ज का वैल्यू जो है दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक ना, निगेटिव चार्ज है। तो पूछा जा रहा है तुमसे कि बतलाओ आखिर इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिला, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। तो ये काम तो तुम जानते ही हो, Q = N × E होता। मान लो N इलेक्ट्रॉन मिला होगा पॉलीथीन को, तो उस पर चार्ज हो गया N × E। N का वैल्यू पूछा जा रहा Q/E, Q जो है 3 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बस इसी को तुम सॉल्व कर लो, 1.87 10⁻12 या अप्रॉक्सीमेटली इसी को तुम बोल सकते हो 2 × 10⁻12। अब चलो इसी में सेकंड क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या मास का भी कुछ ट्रांसफ़र होगा क्या। बोलेंगे बिल्कुल होगा। देखो कोई भी बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होता है तो समझ लो उसको इलेक्ट्रॉन मिला है। अब तुमसे कोई पूछे, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, बोलेंगे यस, इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो मास का ट्रांसफ़र होगा, तो कितना मास होगा, तो भाई जो मास n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, बतलाओ तो n का वैल्यू 1.87 10⁻12 या मान लो अप्रॉक्स में बोलोगे तो इतना हो गया। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। बस इतना मास का ट्रांसफ़र हो गया। तो ठीक है, इसको भी लिख लो। और एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो हम लोग फिनिश कर लिए, है ना। चलो अब हम लोग SC वर्मा के बुक में जो प्रॉब्लम है उस पर आते हैं, ठीक ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग SC वर्मा से जो तुम क्वेश्चन पूछे हो उसको डिस्कस करते हैं। SC वर्मा में तुम पूछे हो प्रॉब्लम नंबर 22, है ना। देखो 22 प्रॉब्लम में क्या कह रहा, क्वेश्चन तुमको एक्सप्लेन कर देने कह रहा, दो आइडेंटिकल बॉल है, एक जैसा बॉल है और दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ इक्वल है और कॉमन पॉइंट से दो अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया। चलो डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि तुमको सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं। साथ में जो है जो कुछ भी पूछना हो उसको ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि उसी के आधार पे हम लोग काम कर पाते हैं। कारण कि डायरेक्ट तो तुम बैठे नहीं हो कि हम डायरेक्ट पूछ लें। हाँ देखो ध्यान से, दो ठो आइडेंटिकल बॉल है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, सेम पॉइंट से दोनों को लटकाया गया। स्ट्रिंग का लेंथ जो है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ 50 सेंटीमीटर है। दोनों बॉल का मास जो है वो 100 ग्राम है
और तुम इसको यहाँ पे होल्ड करके ऐसे रखे हुए, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखे हुए, पकड़ करके इसको रखे हुए, है ना, खुद से रुका हुआ नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं, तुम होल्ड करके रखे हो। देखो, और बीच का सेपरेशन भी दे दिया, ये सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर। देखो जी, दोनों बॉल एक जैसा है, तो जितना ये जो सिमेट्रिकल है इस लाइन से, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। देखो, एक काम तो समझ लो कि तुम आसानी से इस थीटा को तो निकाल सकते हो। कैसे? ये 5 है तो ये 2.5 हुआ ना, और ये 50 है, तो देखो साइन थीटा अगर हम लोग निकालें तो जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 50, यानी देख लो ये 1/20 हुआ क्या। अगर साइन थीटा मालूम है तो बोलो कॉस थीटा मालूम है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात और सिखाए थे कि थीटा जब वेरी स्मॉल हो, साइन थीटा का वैल्यू 1 से जब बहुत कम हो, जैसे 1/20, 1/30, 1/40, जितना ही कम हो तो ज़रूरत पड़ने पे साइन थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, पहले चर्चा की है। खैर चलो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि ये दोनों चार्ज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। अब बोलो इससे आसान अब क्या होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ आ क्यू का वैल्यू देख लो, क्वेश्चन में जो है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों क्यू है, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलो अब आर स्क्वायर, आर कितना है जी, आर है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, 100 से डिवाइड करो या 10⁻, अब इसका होल स्क्वायर करो, बोलो फोर्स निकल गया क्यों। अब देखो जी, है ना, अब इसको कैलकुलेट करना क्योंकि उसमें टाइम वेस्टिंग होगा ना, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो बेसिक बात को, है ना। तो चलो सेकंड पार्ट में तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये बतलाओ कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string, कह रहा है क्या कि ये बतलाओ कि जो नेट फोर्स है उसका कितना कंपोनेंट होगा इस स्ट्रिंग के लॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर। पहले तुम सोचो इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है क्या, इधर टेंशन भी है क्या, समझो इधर टेंशन लग रहा, सोचो 1 मिनट के लिए, इधर एफ फोर्स एलोंग द स्ट्रिंग, देखो ये स्ट्रिंग के एलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, है ना, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ये दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स बताना। तो सोचो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, बोलो। इसके अलावे ये थीटा तो ये है 90 माइनस थीटा, समझ लो ये 90 माइनस थीटा, और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसको थीटा होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये थीटा होगा तभी नहीं 90 माइनस थीटा हो पाएगा। देख लो बढ़िया से, पूछा जा रहा है तुमसे कि स्ट्रिंग के लॉन्ग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर नेट फोर्स कितना हो। तो सोचो ये जो mg है इसको अगर तुम इस 2 डायरेक्शन में ब्रेक करोगे तो इधर कितना हो गया, बोलो mg cos थीटा,
इधर क्या हो गया, mg साइन थीटा। f को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करो ये थीटा है, इधर हो गया f cos थीटा और इधर हो गया f साइन थीटा। देखो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना, सोचो इधर टेंशन लग रहा और उसके अपोजिट में कितना फोर्स है, f साइन थीटा mg cos थीटा। सोचो तो ये जो f साइन थीटा और mg cos थीटा है, ये जितना भी बढ़ाते जाओगे टेंशन अपने आप बढ़ेगा क्या। जैसे समझो रस्सी को तुम दीवार से बांध दिए और तुम रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, तुम जितने ज़्यादा फोर्स लगा के इसको खींचोगे उसमें टेंशन उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा क्या। यानी कि ये जो टेंशन है वो किसके इक्वल होगा, f साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। तो जितना इधर फोर्स उतना ही इधर फोर्स, इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो, है ना। इस स्ट्रिंग के लॉन्ग यानी बोलेंगे क्या, देख लो अगर तुमसे पूछा जाए कि टेंशन कितने के इक्वल होगा इस बॉल पे, तो तुम्हें बोलना चाहिए f साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। यानी समझो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों है, क्योंकि थर्ड पार्ट में तुमसे टेंशन भी पूछा गया। तो देखो f तो तुझे मालूम है, अभी f निकाले, है ना। साइन थीटा भी तुमको मालूम है, m क्वेश्चन में दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है ना। तो सोचो तो ये टेंशन इक्वल हो गया इसके, तो बोल सकते हो ना जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, तो नेट फोर्स स्ट्रिंग के लॉन्ग क्या हो गया, जीरो। हेंस नेट फोर्स along the string will be जीरो, है ना। नेट फोर्स जीरो होगा। अब चलो, अब अगर तुमसे पूछा जा रहा है फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कितना फोर्स होगा, तो थोड़ा देख लो। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर फोर्स इधर f cos थीटा है, इधर mg साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो बोलेंगे कि जो बड़ा होगा f cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और मुझे रिजल्टेंट देखना है कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कितना फोर्स है। तो जाहिर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर f cos थीटा और इधर कितना है mg साइन थीटा, यही नेट फोर्स हो गया। देखो तुम्हें f मालूम है ना, cos थीटा भी मालूम है, साइन थीटा मालूम है, वैल्यू पुट कर लेना है, तो तुमको नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग मिल गया। और समझ लेना ऐसे सॉल्व करोगे ना तो f cos थीटा का वैल्यू mg साइन थीटा से बड़ा होता है, आएगा तुमको सॉल्व करने पर। तो जाहिर है जब ये बड़ा आएगा इसका मतलब ही हुआ कि अगर बॉल को तुम अगर होल्ड करके नहीं रखे हुए इसको छोड़ दोगे तो जाहिर है बॉल इधर भागेगा ना। बॉल इधर तो भाग ही नहीं सकता, इधर भागने के लिए तो रस्सी को टूटना पड़ेगा, स्ट्रिंग को ब्रेक होना पड़ेगा, है ना। यानी कि क्वेश्चन में अगला पार्ट में ही कह रहा कि बॉल को रिलीज कर दिए तो बतलाओ बॉल में एक्सेलरेशन क्या होगा, समझ पाया। तो बॉल में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जाहिर है नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि f cos थीटा माइनस mg साइन थीटा m इंटू ए। बोलो एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या, है ना। नोट कर लो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो। हाँ देखो जी, कोई स्टूडेंट जो है 21 नंबर भी प्रॉब्लम को पूछा है। आगे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सब नहीं है। देखो 21 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम है। कह रहा है क्या कि एक स्ट्रिंग के दोनों एंड पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज को रख दिया गया, ठीक ना। समझो एक स्ट्रिंग है और दे दिया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, दोनों एंड पे रख दिया गया। तुम ही सोचो जब दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। तो इस पर फोर्स इधर लगा और इस पर फोर्स इधर लगा।
बोलो तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, F, है ना। जब ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर भागना चाहेगा तो रस्सी टाइट होगा ना, तो इसमें टेंशन डेवलप होगा, टेंशन इक्वल हो जाएगा इस F के, ठीक ना। और बीच का सेपरेशन ऑलरेडी 1 मीटर दिया हुआ है ही, तो इसमें कौन दिमाग लगाना है, बस सीधे लिख लेंगे T इज इक्वल टू F, और F का वैल्यू क्या, K Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। K तो समझ रहे हो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 होल स्क्वायर, क्योंकि Q इंटू Q है, और R हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये 4 हो गया, ये 36, और ये कितना आ गया जी -16 है, तो जाहिर है इधर 10 टू दी पावर +9 है, तो 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। बस यही आंसर हो गया, समझ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम, इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो, ध्यान से देखो क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, कह रहे पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो एट ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कह रहा कि एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, उससे ठीक नीचे एक चार्ज पार्टिकल को रखा जा रहा है जिसका वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम, और ये कितने डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जा, है ना, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जा रहा। अब आगे तुमसे क्या पूछा जा रहा, कह रहा कि अगर बॉब का मास 100 ग्राम हो, ठीक ना, इस सिंपल पेंडुलम में जो बॉल सस्पेंड किया गया ना उसी को बॉब बोलते हैं, बॉब का मास अगर 100 ग्राम हो, व्हाट शुड बी द, ठीक ना, व्हाट शुड the bob be given, sorry, what charge should the bob be given so that string becomes loose। ठीक ना, तुमसे यही कहा जा रहा है कि इस बॉब पे कितना चार्ज दे दें जिससे कि स्ट्रिंग लूज हो जाए, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं हो, स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं। सोचो तो, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg, अगर तुम यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज दे दिए Q0, तो ये जो Q चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा ना, सोचो Q चार्ज रिपेल करेगा। ठीक ऐसे सोचो तुम, जैसे मान लो इसी को तुम बॉब समझो, है ना, ये समझ लो कि ये बॉब है, नीचे mg है, इसलिए ये जो वायर है वो तना हुआ है, टाइट है। अगर हम ऊपर फोर्स लगा दें इसके वेट के इक्वल, तो लूज हो जाएगा कि नहीं। यानी तुम ऐसे बोल सकते हो कि इस बॉब पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो रस्सी जब टाइट रहेगा तो ऊपर T, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, और नीचे mg। ठीक है, तो तुम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो ना कि T प्लस F शुड बी इक्वल टू mg, है ना, T प्लस F mg के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रिंग को लूज होना चाहिए, तो बोलेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंशन शुड बी इक्वल टू 0। तो सोचो 0 यानी F शुड बी इक्वल टू mg, और F कितना हो गया, F हो गया K Q इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू mg। निकालना किसका वैल्यू है, तो Q0 का। सोचो बाकी सब कुछ मालूम है कि नहीं, Q0 अगर निकालना है तो तुम लिखोगे ना mg इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ, m कितना, तो 100 ग्राम, इसको kg में बदल लेंगे तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। g का वैल्यू वैसे तो 9.8 लेते हैं, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। r 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, तो 100 से डिवाइड करें, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर।
k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और q का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना। अब बस इसको सॉल्व करना, वो भी देखो केवल 10 10 है, ये सब 100 है, सॉल्व करना भी बहुत आसान है। तो इतना कूलम जो भी आएगा वो आंसर होगा। हालांकि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आंसर तक इसको ला देते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। देखो अक्सर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब देखने में बहुत टफ लगता है कि थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। देखो यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, तो ये 10 टू द पावर +3 -3 है तो गायब हो गया। फिर यहाँ देखो ये 10 है, 10 टू द पावर -2 है, तब तो जाहिर है 10 से मल्टी 10 टू द पावर -1 हुआ और ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या बचेगा 10 टू द पावर -2 है ना। एक्चुअली 10 टू द पावर -1 है, उस पे स्क्वायर है तो 10 टू द पावर। और नीचे देखो क्या बचेगा, नीचे में अगर देखोगे तो 18 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ये सोच लो तो ये 5 हो जाएगा क्या, 10 टू द पावर 5। चलो 1/18 10 टू दी पावर -7 लिखें क्या, ये ऊपर गया। इसी को तुम चाहो ऐसे लिख सकते हो 100/18 10 टू दी पावर -9। वैसे तो तुम चाहो 1/18 को सॉल्व कर दो, इस फॉर्म में भी लिखोगे। आंसर चूंकि नैनो कूलम में है, 10 टू दी पावर -9 में है, तो चलो अब क्या करें कि 10 टू दी पावर -7 था, 100 इंटू 10 टू दी पावर -9 लिख दो, वही बात है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, या इसी को हम लोग नैनो कूलम बोलते हैं। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है क्वेश्चन नंबर तुम लोग पूछे हो नेक्स्ट 27 है ना, 27 नंबर प्रॉब्लम को पूछे। आओ एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है तुमसे कि 2 पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth horizontal table with a separation D। कह रहा है क्या, 2 ठो पार्टिकल है, मान लो एक को हम A बोल रहे हैं और दूसरे को B बोल रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में एक पर चार्ज Q है और दूसरे पे चार्ज 2Q है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तब बीच का सेपरेशन D है, और स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, ठीक ना, स्मूथ सरफेस पर है। देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि एक थर्ड चार्ज है C जिसका नाम दिया है, इज क्लैम्प, मतलब उसको फिक्स कहाँ पे कर दें और उसका वैल्यू कितना हो जिससे ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। थोड़ा कॉमन सेंस से तुम सोचो तो ये दोनों चार्ज को अगर स्मूथ सरफेस पे रख करके छोड़ दोगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेगा रिपल्सन फोर्स के कारण। कह रहा कि एक थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रख दें और उसका वैल्यू कितना हो जिससे कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे, रुका हुआ रहे, है ना। तो चलो जी, थर्ड चार्ज को हम बीच में अगर कहीं क्लैंप कर दें और अगर ये निगेटिव चार्ज ले, सोचो क्यों निगेटिव लिए, ए जो है बी को इधर रिपेल करना चाहेगा, तो इसको इधर भागने से कोई रोके तो निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही सोचो बी भी ए को इधर रिपेल करेगा और इसको भी अगर कोई इधर खींचने वाला रहे तो ये रुक जाएगा कि नहीं। यानी कि इसके मिडिल में कोई निगेटिव चार्ज को, यानी जस्ट ठीक बीच में नहीं, कहीं भी इसके बीच के इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज को अगर रखें तो ऐसा पॉसिबल है जिससे कि ये दोनों रुक सके। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसको हम कितने डिस्टेंस पे रखें। तो मान लो ये x है
तो ये कितना हो गया D-6। C क्लैंप किया हुआ है, C भागने के लिए फ्री नहीं है, C फिक्स्ड है, लेकिन A और B फ्री। तो थोड़ा सोचो तो A पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, क्यों रुका हुआ? तो बोलेंगे कि ये जो B है इस पे इधर फोर्स लगा रहा, मान लो इस फोर्स को हम FB बोल रहे हैं, और ये जो C है इधर फोर्स लगा रहा है, इसको हम FC बोल रहे हैं। तो सोचो तो बोलेंगे ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए के इक्विलिब्रियम के लिए FB शुड बी इक्वल टू FC, FB शुड बी इक्वल टू FC। क्या दिक्कत है? यानी B जो फोर्स लगाया उस, अब FB कितना होगा, यानी B A पर कितना फोर्स लगाया, K Q इंटू 2Q बाई D स्क्वायर, और C कितना फोर्स लगाया, तो बोलेंगे K Q इंटू Q0 बाई X स्क्वायर। देखो फिर बोल रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज है तो हम माइनस नहीं लिख देंगे, चार्ज प्लस रहे या माइनस रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव ना होता है, इसलिए प्लस ही लिखना है। अब देखो बात करते हैं इस B के लिए, तो फॉर B के लिए अगर बात किया जाए तो ये जो A है इस B को इधर रिपेल कर, मान लो इस फोर्स को FA बोले, और C क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, F' बोल दिए। अगर B इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो बोलेंगे क्या कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ B FA शुड बी इक्वल टू F', नहीं FA, ये जो फोर्स लगाएगा क्या लिखें जी, KQ इंटू 2Q बाई D स्क्वायर, और C जो फोर्स लगाएगा कितना होगा, थोड़ा सोचो, K 2Q इंटू Q0 बाई D-X होल स्क्वायर। बढ़िया से दोनों इक्वेशन को देखो, इस दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलर दिखाई पड़ रहा है तुमको? दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है क्या? और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड में से अगर हम लोग देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड, तो देखो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं KQ इंटू Q0 बाई X स्क्वायर, और यहाँ K 2Q इंटू Q0 D-X होल स्क्वायर। देखो तो सॉल्व करके इसको, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो सब कुछ तो कैंसिल, देखो K कैंसिल, Q0 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया जी, 2/D-X होल स्क्वायर। चलो D-X को इधर ले जाते हैं, D-X बाई X होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2 बचा क्या, इसका वैल्यू निकालना है तो x का। अब बतलाओ तो D-X इज इक्वल टू √2, D-X इज इक्वल टू √2x, D इज इक्वल टू √2 प्लस 1x, बोलो x कितना, D बाई √2 प्लस 1, है ना। देखो जी, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसी में √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ऊपर में बच गया √2 माइनस 1 इंटू डी, और नीचे में समझ रहे हो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 आया क्या, यानी x का वैल्यू √2 माइनस 1 इंटू डी, या और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √2 का वैल्यू 1.41 होता है,
-1 करोगे तो 0.41 इंटू डी। चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। बोलो x निकल गया ना, और x जब निकल गया तो एक और बात तुमसे पूछ रहा है, चार्ज कितना होना चाहिए। तो अब देखो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि x का आंसर तुम यही लिखना इसी फॉर्म में, इतना हम लोग जनरली सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। x का वैल्यू सोचो तो इस इक्वेशन में अगर रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो Q0 निकल जाएगा कि नहीं। देखो हम शॉर्ट में यहाँ बता दे रहे हैं, कम जगह है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बचेगा, k कैंसिल, q कैंसिल, एक q कैंसिल होगा ना इक्वेशन फर्स्ट में। देखो तो बचा क्या, 2q बाई डी स्क्वायर, और इधर क्या बचा जी, Q0 बाई एक्स स्क्वायर। निकालना किसका वैल्यू है बतलाओ, तो निकालना है Q0 का वैल्यू। देखो तो Q0 कितना हो गया, 2q बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखो q को तो कुछ करना नहीं है, d को कुछ करना नहीं, बस x का वैल्यू रख दो, Q0 भी निकल गया ना। और ये तो हम लोग को कॉमन सेंस से मालूम है कि ये चार्ज निगेटिव होना चाहिए। सोचो अगर ये चार्ज तुम पॉजिटिव लेता तो क्या हो जाता, ये भी रिपेल करता, ये भी रिपेल, कभी ये रुक सकता था। समझ गया। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 29 देख रहे हैं। देखो 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हम लोग फिक्स कर दिया और इस पर कितना चार्ज दे दिया, 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा पार्टिकल है जिसको स्मूथ सरफेस पे रख दिए हैं, इसका मास 80 ग्राम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर हम कितना चार्ज दें, ठीक ना, किस रेंज में चार्ज दें जिससे कि ये जो पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल जो है वो रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मूव नहीं करे। किस रेंज में हम चार्ज रखें जबकि ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। तो सोचो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये रिपेल करेगा, इधर भागेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। निगेटिव चार्ज अगर इस पे रख दोगे ये अट्रैक्ट करेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना। और पॉजिटिव दो या निगेटिव दो, अगर वैल्यू वही रखोगे तो फोर्स में तो फर्क पड़ता नहीं। तो ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दिए। अगर Q0 रख दिए तो ये भी Q चार्ज पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और इधर देखो फ्रिक्शन लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.2, और ये इसी पोजीशन में रुका हुआ। तो बोलेंगे क्या कि फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक ना, इक्विलिब्रियम के लिए ये जो F है, कैपिटल F जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर इससे ज़्यादा अगर चार्ज दोगे, देखो फ्रिक्शन के वैल्यू का हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू होता है जो तुम लोग 11th में पढ़ा होगा, म्यू इंटू एन। लेकिन ये जो कैपिटल F फोर्स दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो डिपेंड Q0 पे करेगा। Q0 का वैल्यू बढ़ा दोगे फोर्स बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे क्या कि K Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इंटू एन, है ना। और जाहिर है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg। समझना, याद करो जब तुम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते होगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर नॉर्मल नीचे mg। तो क्या बोलेंगे, के Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर म्यू mg। मुझे वैल्यू किसका निकालना है, तो मुझे वैल्यू Q0 का निकालना है। तो कितना आ गया, म्यू mg R स्क्वायर KQ। अब क्या करना है, सिंपली तुमको वैल्यू पुट करना है। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.2, मास दिया हुआ है 80 ग्राम, 80 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg हो गया। जी का वैल्यू कैलकुलेशन के सुविधा के लिए अगर 10 ले लो,
ऐसे जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो हम लोग 9.8 लेते हैं, चलो 9.8 ही लिख दिए। R का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में बदल लिए। और K का जो वैल्यू है कितना है 9 × 10⁻9। और Q कितना है जी, Q है 2 × 10⁻⁻6 है ना। इसको तुम सॉल्व करके देखो, ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू तुमको आएगा वो 8.7 × 10⁻⁻8 कूलम आता, 10⁻⁻8 कूलम। लेकिन ये इसको हम डायरेक्ट के आंसर लिख दें तो बोलेंगे नहीं, हमसे रेंज पूछा गया है, कम से कम चार्ज कितना। तो देखो अगर इतना ही चार्ज तुम माइनस में रखोगे तो फर्क यही पड़ता कि तब एक कैपिटल F इधर होता, फ्रिक्शन इधर होता। यानी तुम एक तरह से ऐसे लिख सकते हो, Q0 जो है इट शुड बी इन बिटवीन 8.7 × 10⁻⁻8 टू प्लस 8.7 × 10, यानी कि अगर तुम कोई भी चार्ज इसके बीच में रखोगे तब जो है इसमें कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है, ये जो है वो रुका हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो चलो इसका तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 30 देखते हैं। देखो जो 30 नंबर प्रॉब्लम इसमें कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे एक पार्टिकल को रख दिया गया जिसके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और कुछ डिस्टेंस पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में एक दूसरा पार्टिकल को रख दिया गया है, उस पर भी कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि बतलाओ इस R का वैल्यू क्या होगा जिससे ये रुका हुआ रहे और ये स्मूथ सरफेस। तो सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। तुम ऐसे भी अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बैठ जाओ, फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसलते हुए नीचे उतर जाओगे कि नहीं। तो आखिर नीचे क्यों उतरते हो, याद करो तो। जब तुम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तो जानते थे ना कि mg डाउनवर्ड में लगता है और mg का जो इधर कंपोनेंट होता है वो कितना होता है mg साइन थीटा। तो सोचो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा फोर्स चाह रहा है कि ये ब्लॉक नीचे उतरे, लेकिन ये जो q चार्ज चाह रहा है कि नहीं ये ऊपर भागे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हम R का वैल्यू क्या लें कि ये रुका हुआ रहे, है ना। देखो हम अब ज़्यादा फ्री बाई डायग्राम नहीं बना रहे, सीधे जानते ही हो mg का, जो नहीं जानते हो ये बात याद रखना, इधर mg साइन थीटा फोर्स लगता है, mg का जो कंपोनेंट। देखो बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, इसको अगर रोक के रखना है तो बोलेंगे कि F शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। और F कितना है KQ × Q बाई R² mg साइन थीटा। वैल्यू किसका निकालना है जी, तो R का। तो KQ² बाई mg साइन थीटा है ना। अब चलो वैल्यू रख लिया जाए। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 होल स्क्वायर। मास कितना है जी, तो दे दिया है कि 100 ग्राम है, 100 × 10⁻³ kg में बदलना है। G को 10 ले लिए और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन 30 जानते ही हो 1/2 हो गया। अब देखो अक्सर जो है, देखो बार बार ये बात बोलते हैं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन तुम कैलकुलेशन के डर से कभी भागते भी हो तो एक बात जानना, जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो बहुत आसान हो। देखो ये 9 है, यहाँ 4 हो गया, ये कितना हो गया 36 हो गया। ये देख लो 10⁻+9 है, -12 है,
तो 10 टू दी पावर -3 हो गया। नीचे में देख लो, ये 2 ठो 0 है तो 10 टू दी पावर -1 हो गया, और 10 ही तो गायब ही हो गया। sin 30 कितना हो गया जी? 1/2 हो गया। बोलो तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना? तो r स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2 × 36। देख लो यहाँ 10 टू दी पावर -3 है, तुम जान रहे हो इसको अब रूट करना है, तो रूट करना है तो इवन नंबर में रहेगा तो बेहतर है ना। तो इवन नंबर में इसको कैसे लिख दें? तो इवन नंबर में लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो 20 × 36 10 टू दी पावर -4। हो गया कि नहीं? r का वैल्यू क्या लिखें? अब अंडर रूट कर दो। 20 × 36 10 टू दी पावर -4 कितना आया जी? सोचो 20 को तुम क्या लिख सकते हो? 2√5 लिख सकते हो, है ना। 36 का तो समझ ही रहे हो 6 हो गया, यानी ये हो गया 2√5 × 6 इंटू 10 टू दी पावर -2, है ना। यानी कि अब √5 का वैल्यू रखो, तुम सॉल्व करके देखो, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.27 मीटर आएगा, या सेंटीमीटर में इसको बदलो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बतला दो 27 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आया क्या, है ना। तो चलो इसको नोट कर लो, और 1 मिनट तुम समझ लो। देखो आज जो है ना हम लोग इतना ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ढेर सारा प्रॉब्लम सीख लिए हो तुम आज। हाँ, एक बात बता रहे हैं, और भी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अगले क्लास में तुम लोगों को मैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, गॉस लॉ पढ़ाऊंगा, फिर से मैं वापस जो जो प्रॉब्लम पूछे हो फिर न्यूमेरिकल का कुछ क्लासेस चलेगा, और तब ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा एंड होगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जबकि एससी वर्मा का जो बुक है ना, इसी में पोटेंशियल भी है। तो खैर कोई बात नहीं, हम तुमको सिलेक्ट करके होमवर्क देते रहेंगे कि तुम कैसे बनाते रहो। दोनों बुक साथ में बनेगा तो एक काम तो ज़रूर तुम्हारा हो जा रहा है। वो जानते हो क्या है? एक तो तुम 12th का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, एससी वर्मा साथ में बनाते चल रहे हो, तो जितना नीट और जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो तो एकदम बहुत बढ़िया से होगा। फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन बैंक भी बनवाएंगे, कुछ हायर लेवल के भी प्रॉब्लम बताएंगे, और इस तरह से लगभग तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, पिछले ही दिन तुमको बतलाए थे कि केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड करके हम सफल नहीं हो सकते, है ना। टू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक ना, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उसमें शामिल नहीं हूँ। मतलब तुम्हारा एक प्रोग्राम चलते ही रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुसार उस पर काम करते जाओ। और उम्मीद है तुम लोग पिछले दिन मोटिवेशनल लेक्चर सुने हो, एनर्जी आया होगा, और पूरे तन मन से लगना है, ठीक ना। एक बहुत भयंकर संकट से अपना देश गुजर रहा है, पूरा दुनिया गुजर रहा है, आखिर उसमें किया भी क्या जा सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए विद्यार्थी थे या जुड़े हुए नहीं थे, वो जो कोई भी विद्यार्थी कहीं भी रहते हों, भारत दुनिया कहीं किसी भी कोने में, और अगर मैं उनके लिए कुछ काम आ पा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। चलो धन्यवाद।